हेलो बच्चों, नीट 2020 हो चुका है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का नीट एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ यूट्यूब पे आए हैं नीट 2020 का जो बायोलॉजी पेपर है उसको डिस्कस करने से बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने जैसी तैयारी की होगी उसी हिसाब से पेपर आएगा। पेपर आसान आएगा, पेपर आसान ही था और एनसीईआरटी का बेस ही था। बिल्कुल बच्चों, बायोलॉजी का पेपर एनसीईआरटी बेस था और जो बच्चे उत्कर्ष ऐप में पढ़ रहे हैं उन्हें ये मालूम चल गया होगा कि हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बाहर कुछ नहीं पूछा गया। जो जो टॉपिक्स ऐप में कवर हो चुके हैं उसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आया है बच्चों। तो इसी तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी और जो नोट्स आपको मिल रहे हैं मैं लिखवा रहा हूं वो सफिशिएंट होते हैं नीट को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आइए समय खराब ना करते हुए हम बायोलॉजी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो नीट में आपके पास ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन था बच्चों, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? जल कुंभी जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से दे रखा है और एनसीईआरटी में दे रखा है कि भले ही ये वाटर प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स कौन से हैं बच्चों? एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स या जलीय पादप होते हुए भी इनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा। इनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा, तो सारे वाटर वाला ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। आंसर क्या आ गया आपके पास? इंसेक्ट्स और विंड। विंड के द्वारा पॉलिनेशन यानी वायु के द्वारा पॉलिनेशन एनिमोफिली और इंसेक्ट्स के द्वारा जो आपको पता होगा एंटेमोफिली। तो भले ही ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं लेकिन इनमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिसार डेल? अगेन एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। कौन सा वाला चैप्टर है? बिल्कुल स्ट्रैटेजीज। 12th की एनसीईआरटी में जो स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। सीधा क्वेश्चन, सीधा जवाब, क्रॉस ब्रीडिंग। क्या आंसर है बच्चों इसका? क्रॉस ब्रीडिंग। फिर क्या था बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्क्टिक रीजन। स्नो ब्लाइंडनेस पे सवाल है, किसका सवाल है? इकोलॉजी का। और इकोलॉजी यानी अगेन किस बेसिस पर है? एनसीईआरटी पर। तो स्लो ब्लाइंडनेस का कारण क्या है भाई? बिल्कुल कॉर्निया में शोथ या इन्फ्लामेशन। बिल्कुल आपको पता है किन रेडिएशंस के द्वारा? यूवीबी। हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं यूवीबी और उसके कारण जब कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है उसे ही हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द कॉलम्स। मैंने आपसे हमेशा कहा था मैच द कॉलम्स और करेक्ट इनकरेक्ट पे प्रश्न आएंगे। ये रहा पहला सवाल, मैच द कॉलम्स। अब बहुत आसान था मैच द कॉलम्स। यहाँ पर आपको ब्लड सेल्स यानी WBCs दे रखे हैं और उनके फंक्शन को मैच करना था। आपको पता है लिम्फोसाइट्स का फंक्शन इम्यून रिस्पॉन्स में होता है, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन फैगोसाइटोसिस में होता है, हिस्टामीन कौन रिलीज करता है? बेसोफिल्स। और बाकी एक्चुअली एलर्जी में काम करते हैं, लेकिन बचा हुआ ऑप्शन जो था वो इएसिनोफिल्स को जाएगा। तो ए में 3 बच्चों, बी 4, सी सेकंड और डी फर्स्ट। कौन सा आंसर जा रहा है? सेकंड। सिंपल मैच कीजिएगा, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स अगर आपने मैच कर लिए, बेसोफिल्स आपने हिस्टामीन को देखते हुए मैच कर दिया, तो जवाब गलत नहीं हो सकता। अगेन ये किसका चैप्टर है भाई? ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी ह्यूमन फिजियोलॉजी से आए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है नीट में वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक था, स्ट्रोबिलस और कोन्स आर फाउंड इन। किसका सवाल है भाई? प्लांट किंगडम का। पादप जगत से पार्ट पूछा गया है और एनसीईआरटी से। डायग्राम भी अगर आपको याद हो, इक्विसेटम का डायग्राम आपको याद हो,
तो इक्विसेटम में आपको पता होगा स्ट्रोबिलस और कोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में इक्विसेटम का डायग्राम भी दे रखा है, इसलिए जवाब क्या हो गया बच्चों? इक्विसेटम। फिर क्या था बच्चों क्वेश्चन? ये अच्छा, अगेन किससे क्वेश्चन पूछा गया है? मानव जनन से। क्वेश्चन किससे आया है बच्चों? मानव जनन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकेंडरी oocyte, हाँ भाई, किसकी बात हो रही है? द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक का गुणन स्तर हमको पता है n। यहां पर मियोसिस फर्स्ट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? मियोसिस सेकंड की। किसकी बात हो रही है बच्चों? मियोसिस सेकंड की। और हमें पता है मियोसिस सेकंड तब होता है जब शुक्राणु या स्पर्म एग को पेनिट्रेट करके एंटर करता है। तो स्पर्म जब एंट्री करता है एग के अंदर, तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और इनमें से कौन सा ऑप्शन जा रहा है? यहां पर ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बच्चों? फर्स्ट। याद रखना, सेकेंडरी oocyte के मियोटिक डिवीजन की बात हो रही है। अगर यहां पर प्राइमरी oocyte पूछते तो जवाब अलग होता, लेकिन पूछा किसके बारे में गया है बच्चों? सेकेंडरी oocyte। चलें आगे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल अगेन मानव कार्यकी से सवाल पूछा गया है, परिसंचरण तंत्र से, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स पूछा गया है, ECG का। हाँ, PQRST किसकी बात की गई है बच्चों? QRS, ये निलय में बिल्कुल विध्रुवीकरण यानी वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। क्या दिखाता है? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। P क्या दर्शाता था? P आलिंद का या एट्रियल का डीपोलराइजेशन। और T क्या दर्शाता है? T क्या दर्शाता है बच्चों? वेंट्रिकल्स या निलय का पुनः ध्रुवीकरण या रीपोलराइजेशन। तो क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों आपसे QRS। तो QRS क्या दर्शाता है? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास? फोर्थ। अगेन NCERT से ही क्वेश्चन उठाया गया है। फिर क्या था बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, ये अब कौन सा, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है बच्चों? आणविक जैविकी से या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। आपको दे रखा है 2 DNA बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी दे रखा है, लेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन भी NCERT से है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, जिसको अपन 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर्स कहते हैं, और टोटल बेस पेयर्स दे रखे हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9। तो टोटल बेस पेयर्स की संख्या आपको दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर 9। 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखा है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो DNA की लंबाई कितनी आ जाएगी? लगभग 2.25 मीटर। क्या आंसर हो जाएगा भाई? 2.2 मीटर्स। NCERT बेस क्वेश्चन है, आपको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स दे रखे हैं, उन 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। फिर क्या था बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन। हाँ, 2 पीढ़ी जो एक दूसरे के अंदर पाई जाए, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के अंदर पाई जाए, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी के अंदर। पोलन ग्रेन एंथर में, बिल्कुल यही पोलन ग्रेन, इसी पोलन ग्रेन के अंदर क्या बनेंगे? नर युग्मक या मेल गैमीट्स होते हैं।
पराग कण को अंदर या पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या होते हैं बच्चों? मेल गैलवीड्स। और ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही क्या होता है? एग। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा? एग। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा? मेल गैमीट। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग का मतलब फीमेल गैमीट। और आपको याद भी होगा बच्चों कि एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमीटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट है। पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट है। तो एक जनरेशन के अंदर दूसरी जनरेशन। आंसर क्या हो गया बच्चों इसका भी? ए और डी। क्या आंसर हो गया इसका? ए भी सही और डी भी। फिर क्या था बच्चों नेक्स्ट वन? हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स? जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में भी सीधा एनसीईआरटी की बात हो रही है। भाई मेंडल ने कैरेक्टर्स तो 7 लिए थे। मेंडल ने कैरेक्टर्स कितने लिए बच्चों? 7। हाइट लिया, कलर, लेकिन हाइट के भी प्योर टॉल लिए, प्योर ड्वार्फ लिए। मतलब हर लक्षण, हर कैरेक्टर के 2-2 प्योर वेराइटीज ली। तो 7 की 2-2 प्योर वेराइटीज, टोटल कितना हो गया? 14। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब शुद्ध अवस्था, यानी प्योर होमोजाइगस। ठीक है, तो कैरेक्टर्स तो कितने थे? 7, लेकिन उनके ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी थी? 14। कैरेक्टर था हाइट, लेकिन हाइट में प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, तो 2 हो गए। तो हर कैरेक्टर के ट्रू ब्रीडिंग 2-2 हैं, तो टोटल ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज कितनी हो गई भाई? 14। एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगेन। ठीक है बच्चों, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। मैंने कहा था हमेशा भले ही चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो, क्वेश्चन हर चैप्टर से आएगा। 12th के एनसीईआरटी में एक छोटा सा चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, माइक्रोब्स दे रखे हैं, उनसे क्या निकलता है आपको पता है। एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड, मोनास्कस परपुरियस से क्या निकलता है बच्चों? स्टैटिन्स। और स्टैटिन्स जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन ड्रग, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। और क्लोस्ट्रीडियम से बच्चों ब्यूटायरिक एसिड। तो ए के साथ क्या जा रहा है? सेकंड। बी के साथ क्या जा रहा है? फर्स्ट। सी के साथ जा रहा है फोर्थ। डी के साथ जा रहा है थर्ड। तो आंसर क्या हो गया भाई? क्लोस्ट्रीडियम किसके साथ जा रहा है? ब्यूटायरिक एसिड। ट्राइकोडर्मा किसके साथ जा रहा है? साइक्लोस्पोरिन। मोनास्कस परपुरियस किसके साथ जा रहा है? स्टैटिन्स, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे। और एस्परजिलस नाइजर किसके साथ जा रहा है? सिट्रिक एसिड। आंसर बच्चों थर्ड। फिर क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स? अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला। अब ये देखो बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्यों? सुनो, हमें पता है ओव्यूलेशन का मेन हार्मोन कौन सा है? एलएच, है ना बच्चों। अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन तो एलएच है, लेकिन ऑप्शन में कहीं एलएच है क्या? नहीं। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे। भाई हमने पढ़ा है अंडोत्सर्ग, आप लोग पढ़ते हैं कि सर अंडोत्सर्ग में तो एलएच हार्मोन काम करता है, बट दिए गए ऑप्शंस में तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलएच है, ये तो नहीं हो सकता, है ना। ओव्यूलेशन में तो एलएच का स्तर बढ़ जाता है सर, एलएच ज्यादा होता है, यहां पे लो लेवल दे रखा है, ये नहीं हो सकता। तो अब क्या करें भाई? अब देखें, प्रेग्नेंट प्रोजेस्टेरॉन का कारण होता है क्या ओव्यूलेशन? नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हार्मोन है, ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन एफएसएच की लो कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, एफएसएच ही तो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल्स बनने के बाद ही तो ओव्यूलेशन होगा,
तो FSH के लेवल्स तो बढ़े हुए रहेंगे, कम नहीं होंगे। तो हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। और जब ग्राफियन फॉलिकल्स ज़्यादा होंगे बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे, तभी तो वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करेंगे और उसके बाद ही तो ओव्यूलेशन होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? सेकंड। ध्यान रखना बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट आंसर तो हाई लेवल्स ऑफ LH होना चाहिए था, है ना। कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा, इसका डायरेक्ट आंसर तो हाई लेवल्स ऑफ LH होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वही चुनना पड़ेगा, और इसमें से एक ही सेकंड बेस्ट ऑप्शन है एस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि LH की कम मात्रा हो नहीं सकती। प्रोजेस्टेरॉन का ज़्यादा स्तर का कोई लेना देना नहीं ओव्यूलेशन से, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लुटियम बनेगी, कॉर्पस लुटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स बढ़ेंगे, जब तक ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। FSH की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो सकती, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा ही FSH की प्रेजेंस में। तो हमने 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, और आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस बेस्ट सूटेड ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड, मतलब सेकंड, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से होगा ये सवाल, डायरेक्ट आंसर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंजेस बाय एंथ्रोपोजेनिक। हाँ भाई, वो एवोल्यूशन का उदाहरण बताना है जो मानव की क्रियाओं, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड है, इंसानों के दखल अंदाजी से हुआ है, इंसानों के इंटरफेरेंस से हुआ है, इंटरफेरेंस से। तो इसमें देखो बच्चों, डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड ये नेचुरल फिनोमिनन था, मैन मेड नहीं। मैन मेड में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, हाँ, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट्स, हाँ, और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। कौन कौन से जा रहे हैं? BCD, जिसमें इंसानों का दखल अंदाजी हो, इंसानों की इंटरफेरेंस हो। हम वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, इसलिए हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बढ़ रही है। हम यूकैरियोट्स में ड्रग्स ज़्यादा यूज करते हैं तो ड्रग रेजिस्टेंस उनमें बढ़ रही है, जैसे मस्कीटोज में DDT रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये तीनों किसके एग्जांपल्स हैं बच्चों? एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड। फिर क्या है बच्चों? कॉर्डेटा के लिए कौन सा फाइलम या कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉर्डेटा के लिए? पहला ऑप्शन देखें बच्चों, यूरोकॉर्डेट्स। हाँ, यूरोकॉर्डेट्स में सिर्फ टेल में होती है, लार्वा की टेल में ही कॉर्डेट लक्षण मिलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर वर्टिब्रेट्स, हम लोग वर्टिब्रेट्स है ना, फिशेस से लेकर मैमल्स तक, मतलब मछलियों से लेकर स्तनधारियों तक, हम सभी में जो नोटोकॉर्ड थी वो भ्रूणीय अवस्था में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, जो हमारे किसमें? वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो आगे होता है पीछे? बिल्कुल पीछे होता है बच्चों, डॉर्सल और हॉलो, नर्व कॉर्ड खोखली है, ये भी स्टेटमेंट सही है बच्चों। फिर कॉर्डेटा में सब फाइला, हेमीकॉर्डेटा नहीं आता, नहीं आता, हेमीकॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा का ही सेपरेट फाइलम है। तो फोर्थ ऑप्शन गलत, B और C सही है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? केवल B एंड C। क्या आंसर हो गया? B और C। चले आगे बच्चों। फिर है अगेन मैच द कॉलम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस मैच द कॉलम्स में आए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, देखें एक एक करके। इनहिबिटरी ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, मैलोनेट है ना। मैलोनेट कौन सी एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होती है। उस एंजाइम का प्रतिस्पर्धा संदमक, कंपेटिटिव इनहिबिटर है मैलोनेट। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में मिलेंगे बच्चों। प्रोटीन कहाँ है? ये रहा, कोलेजन। फंगाई की सेल वॉल, काइटिन। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया रिसिन।
तो ए का आंसर हो गया सेकंड, बी का आंसर हो गया फोर्थ, सी का आंसर हो गया थर्ड, डी का आंसर हो गया फर्स्ट। क्या आंसर चला गया बच्चों? ये ए का क्या हो गया? मैलोनेट, बी का क्या हो गया? कोलेजन, सी का क्या हो गया बच्चों? काइटिन, और डी का क्या हो गया? रिसिन। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्लांट पादप जनन से या प्लांट रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से, बीजांड का पिंड बीजांडवृत्त से किससे जुड़ा होता है? हाइलम। सीधा आंसर है, इसमें ज्यादा समय लगा ही नहीं होगा आपके पास। ठीक है बच्चों, फिर क्या है नेक्स्ट एंड? हाँ, the process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and early blade। बिल्कुल, कौन से प्रोसेस की बात हो रही है भाई? बिंदु स्त्राव की। किस प्रोसेस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में बच्चों? गटेशन या बिंदु स्त्राव। और गटेशन का कारण मूल दाब या रूट प्रेशर ही तो होता है। तो डायरेक्ट सवाल नहीं है, इनडायरेक्ट सवाल है। इसमें प्रोसेस का नाम नहीं दे रखा, वो प्रोसेस किस कारण होता है वो आंसर करना है। तो अब प्रोसेस तो बच्चों गटेशन था, लेकिन उसका कारण मूल दाब या रूट प्रेशर। ठीक है बच्चों, फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब है अंतर्विष्ट कार्यों। इंक्लूजन बॉडीज मतलब ये सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना का फीचर है। एनसीईआरटी में दे रखा है इंक्लूजन बॉडीज वो रिजर्व मटेरियल होते हैं। हाँ, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा बंधे नहीं होते, ये भी सही है। ठीक है, फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। लेकिन हमें क्या निकालना था? इनकरेक्ट। मैंने हमेशा आपको बताया है एग्जाम से पहले भी, याद रखना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट। तो क्या पूछा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो किससे संबंधित नहीं होते? फूड पार्टिकल के इंजेक्शन से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों पॉइंट्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तीसरा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैच द कॉलम है, रिप्रोडक्शन से सवाल पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया भाई? प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन निकलेगा? HCG। जोना पेल्यूसिडा ओवम की एक लेयर है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां स्नेहन या लुब्रिकेशन में काम करेंगी। और लेडिक सेल्स एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ए का क्या हो गया बच्चों? सेकंड, बी का क्या हो गया? थर्ड, सी का क्या हो गया? फोर्थ, डी का क्या हो गया? फर्स्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। हाँ, ग्रोथ का फेज या प्रोसेस जहाँ पर ग्रोथ मैक्सिमम होती है, हमें पता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में जब हम ग्रोथ कर्व बनाते हैं तो उसमें वो फेज जिसमें मैक्सिमम वृद्धि, मैक्सिमम ग्रोथ होती है, उसे कहते हैं लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। लैग फेज में बहुत धीमे, सेनेसेंस में नहीं, तो मैक्सिमम ग्रोथ किस फेज में होगी? लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज में। आंसर क्या हो गया बच्चों? सेकंड। फिर क्या है बच्चों नेक्स्ट? अगेन मैच द कॉलम्स। बहुत सारे मैच द कॉलम्स हैं, लेकिन इस बार बायोटेक्नोलॉजी से हैं। ठीक है, इस बार किससे हैं भाई? से चलो, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम क्या था? यूज क्या किया गया था? कंस्ट्रक्शन में। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस को हम किसके रूप में यूज करते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। और थर्मस एक्वेटिकस से पीसीआर में कौन सी एंजाइम मिलती है? टैक पॉलीमरेज। कौन सी एंजाइम बच्चों? टैक पॉलीमरेज। और यहां पर ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस है।
बैसिलस थुरिंजिएंसिस से कौन सा प्रोटीन, क्राई प्रोटीन मिलेगा। तो ए के साथ क्या जाएगा भाई 4, बी के साथ क्या जाएगा 3rd, सी के साथ जाएगा 1st और डी के साथ क्या जाएगा 2nd। तो बायोटेक्नोलॉजी है भाई, ए के साथ बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्राई प्रोटीन, क्राई जीन कोड करती है। थर्मस एक्वेटिकस को हम पीसीआर में यूज करते हैं, उससे टैग पॉलीमरेज मिलती है जो थर्मोस्टेबल है। एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशंस को क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं प्लांट सेल्स में। और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कोहेन और बॉयर ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए यूज किया था। तो बहुत आसान है, आंसर हो गया ये। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्लोरिडियन स्टार्च, ये एनसीईआरटी में नहीं है। फ्लोरिडियन स्टार्च तो है बच्चों एनसीईआरटी में, है ना, फ्लोरिडियन स्टार्च तो है, लेकिन फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, तो ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च भी क्या है बच्चों, ब्रांच्ड। और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर किस में मिलेगा, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन, ब्रांच्ड पॉलीमर है। और ब्रांच्ड पॉलीमर कौन से होते हैं, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। फ्लोरिडियन स्टार्च के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग होती है, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। और ब्रांचिंग होगी अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ठीक है बच्चों। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है भाई। क्या है, पॉइजन स्टिंग आपको पता है ट्राइगन में होगा, एयर ब्लैडर आपको पता है बोनी फिशेस में होता है, किस में होता है भाई, बोनी फिशेस में। हेट्रोसील कॉर्डन फिल किसका पिक्चर है, कार्टिलेज फिशेस का। और 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स या क्लोम छिद्र किस में मिलेंगे, साइक्लोस्टोम्स। तो ए क्या है 2nd, बी क्या है 3rd, सी क्या हो गया 4th और डी क्या हो गया 1। ठीक है ना बच्चों। गिल स्लिट 6 से 15 पेयर साइक्लोस्टोम्स में मिलती है। हेट्रो सर्कल कार्टिलेज फिशेस का फीचर है, एयर ब्लैडर बोनी फिशेस का, और पॉइजन स्टिंग किस में मिलती है, ट्राइगॉन में। ठीक है, एनिमल किंगडम है, सारे फीचर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फिर क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, हाँ, कौन सा कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ विच, क्वेश्चन जो है वो है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स क्या हैं भाई, जो यूरिन में कीटोन यूरिया और ग्लाइकोज यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज का निकलना और यूरिन में ग्लूकोज का निकलना, इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं कीटोन यूरिया और ग्लाइकोज यूरिया। और यही हमारे पास क्या हो गया भाई, आंसर। तो डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स। फिर गलत, अगेन याद रखना भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है, इनकरेक्ट। और किससे क्वेश्चन आ गया, प्लांट एनाटॉमी। हर चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों, नीट की यही खासियत है, हर चैप्टर से क्वेश्चन बनाया गया है। तो टैनिन्स और रेजिन्स के डेपोजिशन से हार्टवुड डार्क होता है, ये सही स्टेटमेंट है। हार्टवुड कंडक्ट नहीं करता, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। सैपवुड जीवित है, इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। चौथा, सैपवुड इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम नहीं होता, इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम हार्टवुड होता है। ठीक है भाई, इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम सैपवुड नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलें आगे। फिर है कौन सा एबंडेंट प्रोटीन, सीधा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना। सबसे एबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स में कोलेजन, सबसे एबंडेंट प्रोटीन बायोस्फीयर में रुबिस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, कौन सा नहीं है, हाँ, नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस सीड डोरमेंसी। ये 3, 4 फर्स्ट, ये सब इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हैं।
जिबरलिन तो सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण को प्रेरित करता है ना भाई। तो अपन को बताना है कौन सा इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, जिबरेलिक अम्ल या जिबरेलिक एसिड। बाकी सब सीड डोरमेंसी को प्रमोट करेंगे, अपन को बताना है कौन सा नहीं है। तो आंसर क्या होगा भाई, जिबरेलिक एसिड। चलें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरोकाइनेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सवाल है। एंटेरोकाइनेस क्या करती है, पता होना चाहिए। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को, बिल्कुल इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, एंटेरोकाइनेस। तो ये सीधा क्वेश्चन था भाई, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, एंटेरोकाइनेस करती है। फिर बच्चों अगेन मैच द कॉलम्स है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रिगेरियस पेट, झुंड में चलने वाला लोकस्ट, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है लोकस्ट। फिर एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लेकिन लार्वा बाइट्स लैटरल सिमेट्री, इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा कौन से हैं, एस्टेरिस। बुक लंग्स, स्कॉर्पियन, बिच्छू या स्कॉर्पियन। और बायोल्यूमिनिसेंस, टेनोफोरा। बायोल्यूमिनिसेंस या जीव संदीप्ति की क्षमता किसके पास होती है भाई, किसके पास, हाँ टेनोफोरा के पास। तो ए का हो गया डी, ए का फोर्थ है भाई, बी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया और डी का थर्ड। क्या आंसर हो गया बच्चों, थर्ड। एनिमल किंगडम है, सारे फीचर्स भी एनसीईआरटी में हैं, लेकिन बुक लंग्स के बारे में नहीं है, लेकिन आपने ऑप्शंस देख के आंसर निकाल लिया। फिर क्या है भाई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। हाँ, ये किसमें होता है, पीसीटी। पीसीटी में सबसे ज्यादा है ना बच्चों, पीसीटी में सबसे ज्यादा पुनः अवशोषण होता है और मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन के लिए इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने के लिए इनमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ब्रश बॉर्डर की प्रेजेंस माइक्रोविलाई के कारण किसमें होगा भाई, ये नेफ्रॉन के पीसीटी में होगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, कौन से चैप्टर में, एवोल्यूशन में। वॉन बेयर, वॉन बेयर जिसे हम फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, भ्रौणिकी के जनक भी कहते हैं, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन को डिसअप्रूव या अस्वीकार कर दिया था। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मैंने कहा था साइंटिस्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं, एनसीईआरटी से ही आए हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक्सपेरिमेंटल। हाँ याद रखना, अब इसमें मैं हमेशा बताता हूं ध्यान से, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, वंशागति का जो गुणसूत्र सिद्धांत है, वो दिया तो किसने था, दिया तो सटन एंड बोवरी ने था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा किसने दिया, ये पूछा उसका प्रायोगिक प्रमाण, उसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया भाई, मॉर्गन ने। एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, मॉर्गन ने किया था। चले आगे बच्चों, फिर है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। जहां पर भी रॉन्ग, इनकरेक्ट, मैंने आपको हमेशा एग्जाम से पहले बताया था, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे। तो गलत स्टेटमेंट बताना है भाई, किसके रिस्पेक्ट से, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आई रिसेसिव है, अप्रभावी है, शुगर उत्पन्न नहीं करेगी, सही बात है। आई जीन के 3 अलेल्स हैं,
बिल्कुल 3 अलेल्स ही होते हैं, सही बात है। लेकिन एक इंडिविजुअल में 3 नहीं होते, 3 में से 2 ही होंगे, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर ही है। इसलिए भले ही एक जीन के 3 अलेल्स हों, 4 हों, 10 हों, 100 हों, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में 2 ही होंगे, सही बात। जब IA और IB प्रेजेंट होंगे तो वो सेम टाइप की शुगर बनाएंगे? नहीं, वो तो IA और IB होंगे, तो एक नया फिनोटाइप AB ब्लड ग्रुप आएगा। तो कौन सा इनकरेक्ट है भाई? फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं, गलत ऑप्शन निकालना था। गलत ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? फोर्थ। फिर क्या था बच्चों? बेसिक अमाइनो एसिड, सोचना ही नहीं है, लाइसीन। हॉल से याद रखना है। हॉल से कैसे? हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसीन, ये क्या है बच्चों? बेसिक या क्षारीय अमीनो एसिड। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसीन, ये तीनों क्या होते हैं? बेसिक अमीनो एसिड। वही पूछा, आंसर क्या हो गया भाई? लाइसीन। फिर था डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता जाइगोटीन में है, फिर पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन, और पैकाइटीन के बाद जो डिप्लोटीन है उसमें ये साइनेप्टोनिमल समूह घुलने लग जाता है। कौन से स्टेप में भाई? डिप्लोटीन। जाइगोटीन में तो साइनेप्सिस होगा बच्चों, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्योंकि डिप्लोटीन लंबे समय तक रहता है तो डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स घुलने लग जाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? डिप्लोटीन। फिर क्या है क्वेश्चन? सम डिवाइडिंग सेल्स। हाँ, यहां पर इस क्वेश्चन में बड़ा डिबेट आएगा बच्चों, सुन लोगे। सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज G0। अब ये किसके एंड में होगा? अब ये बच्चों डिबेटेबल क्वेश्चन है। डिबेटेबल इसलिए है क्योंकि इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही हो सकते हैं। क्यों समझा रहा हूं? G0 स्टेज है बच्चों, G0 किसके एंड में होगा? अब ये साइकिल है, साइकिल में अगर अगले डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स दे रखा है कि वो डिवाइड कर चुका है। डिवाइड कर चुका है मतलब M फेज पूरा कर चुका है, अब डिवाइड नहीं करेगा तो वो G0 में जाएगा। तो M के बाद G0 आएगा, ये भी हो सकता है। और या अगले डिवीजन के लिए वो एक बार तो G1 में चला गया, लेकिन अब उसे डिवाइड नहीं करना, तो वो G1 से भी एग्जिट करके G0 में जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बच्चों M या G1 दोनों हो सकता है। बट अगर फिर भी अगर मुझे लग रहा है जब इसकी आंसर की आएगी बच्चों ऑफिशियल, तो हो सकता है आंसर इसका M फेज दे दिया जाए, क्योंकि डिवाइडिंग सेल्स हैं जो एग्जिट हुए हैं। सेल्स डिवाइड करने के बाद एग्जिट हुआ है, मतलब M फेज खत्म करने के बाद। तो हो सकता है इसका आंसर क्या हो जाए? M। बट हो सकता है CBSE वाले सेकंड और थर्ड दोनों को सही मान सकते हैं, दोनों ही सही ऑप्शन हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर अगर हो तो हो सकता है इसका आंसर M हो। बट वेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, जब CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, तब देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने सेकंड या थर्ड किया है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जवाब सही हो, और नहीं तो हो सकता है कि CBSE इसे बोनस क्वेश्चन में भी डाल सकती है। ठीक है बच्चों, फिर क्या है? मैच द फॉलोइंग। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास ग्लैंड्स दे रखे हैं और डिजीजेज हैं। हाँ, अब हमें पता है कौन सा ग्रेव्स डिजीज बच्चों। ग्रेव्स डिजीज को अपन एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। हाँ, और ये किस कारण होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म, जरूरत से ज्यादा थायरॉक्सिन होने के कारण। तो थायराइड ग्लैंड मैच करेगा।
डायबिटीज मेलाइटस हमको पता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी। इंसुलिन कहाँ से निकलेगा? पैंक्रियास से। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर है आपके पास डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस किस कारण होता है भाई? वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, बिल्कुल सही। और हाइपोसिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड्स में, एडिसन्स डिजीज। तो ए किसके साथ मैच होगा भाई? ए मैच होगा 3 के साथ, बी मैच होगा फर्स्ट के साथ, सी मैच होगा 4th के साथ, और डी मैच होगा 2nd के साथ। तो यही जा रहा है आंसर। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ा हुआ है? डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों? क्योंकि वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो हाइपर सिक्रीशन होगा थायराइडिज्म का, तो हाइपर सिक्रीशन से ग्रेव्स डिजीज। बी का क्या हो गया? फर्स्ट। एड्रिनल ग्लैंड्स में अगर कमी हो जाने पर एडिसन्स डिजीज, और पैंक्रियास से जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है बच्चों, तो ए का क्या हो गया? 3rd, बी का क्या हो गया? 1st, सी का हो गया 4th, और डी का क्या हो गया? 2nd। फिर है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, अंतः श्वसन। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है बच्चों, जिसमें पता है हमें किसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है? बिल्कुल, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है। तो ये सही है, ये सही है। वॉल्यूम तो बढ़ता है, प्रेशर घटता है, दोनों उल्टे दे रखे हैं भाई। तो केवल आंसर क्या जाएगा? ए और बी। इसका आंसर केवल क्या जाएगा बच्चों? ए और बी। डायफ्राम और EICM एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है। इसमें उल्टा दे रखा है, इसलिए आंसर केवल क्या हो गया बच्चों? ए और बी। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? बिल्कुल, ओवरीज हाफ इंफीरियर इन प्लम। मॉर्फोलॉजी का सवाल है, सीधा सोचना ही नहीं, NCERT का जवाब कर देंगे। फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन है बच्चों। फोटो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो ऑक्सीजनेशन है, उसमें क्या होता है? उसमें RuBP5 कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से, और रुबिस्को एंजाइम कैसे काम करती है बच्चों? ऑक्सीजनेस के रूप में काम करती है। तो एक तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल 3 PGA बनता है, और एक 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट, है ना भाई? तो एक 2 कार्बन का कंपाउंड, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कंपाउंड नहीं, 1 मॉलिक्यूल और 4 नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स नहीं। क्या आंसर हो गया? 3 कार्बन कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूल बनेगा 3 PGA, और दूसरा 2 कार्बन का 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? 3rd हो गया। फिर क्या था बच्चों? अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब गलत स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई। सही, ह्यूमुलिन को ई कोलाई से ही निकालते हैं। ह्यूमंस में इंसुलिन प्रो इंसुलिन के रूप में प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सही। प्रो इंसुलिन में एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होती है, बिल्कुल सही। ये इनकरेक्ट। फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े होंगे बच्चों? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। आंसर क्या होगा? 4th। फिर है बच्चों नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर आपको पता है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी।
तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो यूनिसेल्यूलर है, ये ग्रीन एल्गी जो यूनिसेल्यूलर है। तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना दोनों यूनिसेल्यूलर एल्गी का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट पेयर बताना है। करेक्ट पेयर, एक्सोन्यूक्लियेसेस, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं, लाइगेसेस जॉइंट्स द टू, बिल्कुल सोचना ही नहीं, लाइगेस का नाम ही है जॉइन करना। पॉलीमरेज तोड़ती नहीं है, न्यूक्लियेसेस दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट नहीं करती। क्या है भाई, जॉइन करने वाली एंजाइम लाइगेसेस, डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली एंजाइम लाइगेसेस, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को जोड़ती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे रॉन्ग स्टेटमेंट, अगेन क्या बताना है, रॉन्ग। मैंने हमेशा कहा बच्चों इसी तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं आजकल। तो फीटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। प्लेसेंटा से उसको IgG मिलती है माँ की, और माँ के दूध से IgA मिलती है। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजेंस एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड। चौथा ऑप्शन देखो बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं, स्लो होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बनाता है, तो वो बहुत तेजी से नहीं, धीमे धीमे डेवलप होती है। पैसिव इम्यूनिटी में बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती हैं, तो वो बहुत क्विकली या एकदम तेजी से काम करती है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया बच्चों, फोर्थ, ये क्विक नहीं होती। चलो बच्चे, फिर बच्चों आगे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डाइयूरेसिस। अगेन ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन? इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए, हाँ, डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए तो ADH या वैसोप्रेसिन काम करना चाहिए, है ना। अगर हमको डाइयूरेसिस या मूत्र वृद्धि को रोकना है तो ADH के ज़्यादा लेवल्स चाहिए, लेकिन यहाँ तो अंडर सिक्रीशन है, तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्ट तो नहीं आ सकता। तो क्या करना है, तीसरा ऑप्शन पढ़ो तो एल्डोस्टेरॉन जो है वो सॉल्ट रीएब्जॉर्ब करेगा, सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होगा तो वो पानी को खींचेगा, जिस कारण वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। तो अगेन बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो होता कि डाइयूरेसिस को प्रिवेंट करने में ADH या वैसोप्रेसिन का यूज है, बट वैसोप्रेसिन वाला ऑप्शन तो अंडर सिक्रीशन का दे रखा है, ये हो नहीं सकता। तो बाकी चारों में से एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, वो वैसो डायलेटर होता है, गलत हो गया। और रेनिन का सिस्टम तो ब्लड प्रेशर और GFR कम होने पर होता है, जो ब्लड प्रेशर और GFR इंक्रीज करता है। तो हमने इसलिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ एलिमिनेट कर लिए। बेस्ट सूटेड ऑप्शन क्या है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, थर्ड। डायरेक्ट आंसर फिर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर वैसोप्रेसिन का होता, जिसका सिक्रीशन ज्यादा होगा, तब डाइयूरेसिस रुकेगी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या करेंगे बच्चों आप, थर्ड। फिर था बच्चों ट्रांसफर सेक्शन, फ्लोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स दे रखा है। अब इसमें आपको दे रखा था स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल्स, हाँ। और वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट और क्लोज, कॉन्जॉइंट और क्लोज किस में होते हैं, स्टेम में। और स्कैटर्ड किस में होते हैं, मोनोकॉट स्टेम में। डिफाइनिंग फीचर हो गया, स्टेम और रूट में से आपने पता कर लिया कि ये तो कॉन्जॉइंट और क्लोज वैस्कुलर बंडल्स हैं, तो ये तो स्टेम का फीचर है। और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स, बिखरे हुए, तो मोनोकॉट स्टेम में ही होते हैं। तो आंसर क्या हो गया भाई, एक बीजपत्री तना या मोनोकॉट स्टेम, सीधा आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन बच्चों, रे फ्लोरेट्स जो है वो इंफीरियर ओवरी का फीचर है, डायरेक्ट आंसर है NCERT का। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, आंसर इंफीरियर ओवरी है। ठीक है भाई, फिर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन सब में से। इंसुलिन
हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाती है? नहीं, ग्लूकोज के लेवल्स को कम करता है, तो ये गलत हो गया। ग्लूकागॉन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाता है। इंसुलिन पैंक्रियाटिक सेल्स पे काम थोड़ी करता है, वो तो निकलता है पैंक्रियाटिक सेल से, उस पर काम नहीं करेगा। तो सही स्टेटमेंट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाते हैं, और ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाना या ग्लूकोज को फॉर्म करने को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है तो उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? सेकेंड। आंसर क्या हो गया? सेकेंड। फिर क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बहुत आसान सवाल है। एडिनिन थाइमीन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डायरेक्ट आंसर है। फिर क्या है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। हाँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर है बच्चों, छोटा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन 2 या 3 आए हैं। तो हमें पता है एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में क्या करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाता है तो माइक्रोबियल फ्लॉक्स को सेटल कर देते हैं, और उन माइक्रोबियल फ्लॉक्स को एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में डाल देते हैं, जहां पर एनाएरोबिक माइक्रोब्स या बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करके बायोगैस बनाते हैं। तो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में किसको डालते हैं? एक्टिवेटेड स्लज यानी माइक्रोबियल फ्लॉक्स को। ठीक है भाई, आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। फिर क्या है बच्चों? विच नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन, लेंथ ऑफ स्टेम, शुगर केन, एनसीईआरटी, प्लांट फिजियोलॉजी का सीधा जवाब जिबरलिंस है ना भाई। मेन ग्रोथ हार्मोन जो स्टेम की लंबाई बढ़ाता है, जिबरलिन। तो जिबरलिन जो है वो मेन ग्रोथ हार्मोन होगा, शुगर केन की यील्ड को बढ़ाएगा स्टेम लेंथ को इंक्रीज करके। फिर द रूट्स दैट स्टेम के बेस से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी। मॉर्फोलॉजी के 3 क्वेश्चंस आए हैं, तीनों सीधे एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, तो स्टेम के बेस से निकलने वाले रूट्स फाइब्रस रूट्स। फिर बच्चों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस EcoR1 का सबको मालूम है, GAATTC। कौन सा हो गया? 5GAATTC, और इधर से पढ़ो तो भी GAATTC। अगेन एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। हाँ बच्चों, फिर अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मैच करना है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? 11th और 12th पेयर होती हैं, जो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल से जुड़ने में मदद करता है। स्कैपुला जो है वो 2nd से 7th रिब के बीच में होती है, और ग्लेनोइड कैविटी में क्या फिट होता है? ह्यूमरस का हेड फिट होता है। तो ए के साथ क्या चला गया? 4th। एक ही आंसर जाएगा, बी हो गया 3rd, और सी हो गया 1st, और डी क्या हो गया? 2nd। ठीक है बच्चों, तो आसान था। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सवाल सब फिजियोलॉजी के हैं बच्चों, हर क्वेश्चन फिजियोलॉजी का है। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट से। तो इसमें बहुत छोटा सा पोर्शन जो है हेड का, वो नर्वस सिस्टम, बहुत छोटा सा हिस्सा जो है नर्वस सिस्टम का वो हेड में होगा, बाकी रेस्ट जो होता है वो वेंट्रल पार्ट में होता है। इसलिए हेड हटाने पर भी वो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? सीधा 4th। फिर क्या बच्चों? अगेन मैच द कॉलम्स। ह्यूमन डिजीजेस का है। टाइफॉइड कौन करता है? सैल्मोनेला। निमोनिया, हीमोफिलस, फिलेरियासिस, वुचेरेरिया,
और मलेरिया प्लाज्मोडियम। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। तो ए का क्या हो गया भाई, थर्ड, बी का क्या हो गया, फोर्थ, सी का क्या हो गया, फर्स्ट, डी का क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन, सेल स्ट्रक्चर का सवाल है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कौन बनाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। लिपिड्स और प्रोटीन्स पर कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, ग्लाइकोसाइलेशन करना किसका काम है भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कौन बनाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर कौन सा एट्रीब्यूट पॉपुलेशन का नहीं है, ये है, ये है, ये है, स्पीशीज इंटरैक्शन। पॉपुलेशन में तो सिंगल स्पीशीज ही होती है, तो स्पीशीज के बीच का इंटरैक्शन जो है वो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। सेक्स रेशियो, नेटालिटी, मॉर्टैलिटी, ये सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर बच्चों सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, किसकी बात हो रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। एक ही होता है, कहाँ, जब उसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब आप सक्सिनेट बनाते हो तो वहां पर डायरेक्टली जीटीपी बनता है। तो वो स्टेप जहां पर डायरेक्टली जीडीपी या जीटीपी या एटीपी बने, वो सारे स्टेप्स जहां पर डायरेक्टली सबस्ट्रेट के लेवल पर एटीपी बनता है, उसे ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1। तो क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। चले बच्चों, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के लिए था। सीधा आंसर, सोचना ही नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किसके लिए था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन को कम करने के लिए। इकोलॉजी से भी 8 या 9 क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, ध्यान रखना। फिर बायलैटरल सिमेट्री और एसीलोमेट पूछा है। सिमेट्री कौन सी है, बायलैटरल और एसीलोमेट। एस्के हेलमिंथा स्यूडोसीलोमेट होता है, याद रखना। है तो वो बायलैटरल सिमेट्री उसमें, लेकिन वो स्यूडोसीलोमेट है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, प्लैटी हेलमिंथस। एनेलिडा यूसीलोमेट होते हैं और ये टेनोफोरा एसीलोमेट तो हैं, लेकिन बायलैटरल सिमेट्री नहीं है, उनमें रेडियल सिमेट्री है। तो आंसर क्या हो गया भाई, प्लैटी हेलमिंथस। इनमें बायलैटरल सिमेट्री भी है और ये एसीलोमेट भी है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, 3rd। फिर चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, सही बात। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रमोट होगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग मेनली ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से संबंधित होती है, सही बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग, बिल्कुल सही। लेकिन चौथा क्वेश्चन, हायर कार्बन H+ कॉन्सेंट्रेशन फेवर्स द फॉर्मेशन, नहीं, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और H+ जो हैं वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं, तो वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन को नहीं, डिसोसिएशन को प्रमोट करते हैं। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, 4th। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहां पर थोड़ा सा याद रखना है। रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होती हैं, सही स्टेटमेंट है। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, सही स्टेटमेंट है। पहले वो डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करती हैं, सही स्टेटमेंट है। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहां पर डीएनए लाइगेज की बात हो रही है, तो अपन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट से गलत स्टेटमेंट बता लगाना है बच्चों। वैसे तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है,
सारे स्टेटमेंट सही हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, वो डीएनए को पैलिंड्रोमिक साइट्स पर काटती हैं, वो डीएनए को सबसे पहले उसकी लेंथ को स्टडी करके फिर रिकग्निशन साइट्स पे काटती हैं, और स्टिकी एंड्स भी डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिस्पेक्ट से कौन सा सही नहीं है? वो पहला, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात ही नहीं हो रही, डीएनए लाइगेज की बात हो रही है। तो अगेन यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोई नहीं है, लेकिन हमको रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकालना है, इसलिए अपन फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे। फिर है बच्चों वायरॉइड्स के लिए क्या सही है? वायरॉइड्स फ्री आरएनए हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता। आरएनए वायरसेस होते हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। सीधा जवाब है वायरॉइड्स के लिए। फिर है बच्चों द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। हाँ, कॉपी नंबर का मतलब है संख्या ज्यादा होना। संख्या ज्यादा होने का मतलब है रेप्लिकेशन ज्यादा होना, और रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक कौन सा हिस्सा? ओराए साइट। रेप्लिकेशन के लिए कौन सी साइट होती है? ओराए साइट। तो कॉपी नंबर का मतलब है एक सेल में, होस्ट सेल में संख्या ज्यादा होना। ज्यादा कब होगी? जब रेप्लिकेशन ज्यादा होगा। रेप्लिकेशन ज्यादा होने के लिए कौन सी साइट चाहिए? ओराए साइट। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया? ओराए साइट। बायोटेक्नोलॉजी से बच्चों 7 क्वेश्चंस आए हैं, याद रखना। फिर हम मैच द कॉलम से अगेन देखें भाई। ऑर्गन ऑफ कॉटाए, ऑर्गन ऑफ कॉटाए बेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। कॉक्लिया, कॉक्लिया कॉइल्ड पार्ट है। यूस्टैचियन ट्यूब मिडिल ईयर को फेरिंग से जोड़ती है। स्टेपीज अटैच टू दी ओवल विंडो। तो ए क्या हो गया बच्चों? ए हो गया फोर्थ, बी हो गया सेकंड, सी हो गया फर्स्ट, और डी हो गया थर्ड। कौन सा आंसर चला गया? फोर्थ। ऑर्गन ऑफ कॉटाई मेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग है जो बेसिलर मेम्ब्रेन पर है। कॉक्लिया लेब्रिंथ का कॉइल्ड पार्ट होता है, टूथ घुमा रहता है। यूस्टैचियन ट्यूब मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है, और स्टेपीज ओवल विंडो से जुड़ी होती है। ठीक है, मिलर का एक्सपेरिमेंट, सारा जो डेटा है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा है। 600 डिग्री नहीं होता, एलिमिनेट कर देना। 800 डिग्री होता है, और 800 डिग्री में कौन सी गैसेस? मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया। तो कौन सी गैस थी? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। और किस टेम्परेचर पे? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो सीधा आंसर क्या हो गया बच्चों? सेकेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी। हाँ, ब्राजील का, साउथ अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट। तो अमेज़न फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी। डायरेक्ट डेटा है जो याद रखना है। फिर है करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट भाई, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ड्यूडेनम से नहीं। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ओपन करती है? नहीं। सेरोसा इनरमोस्ट लेयर है? नहीं, म्यूकोसा है। हाईली कॉइल्ड पार्ट, सबसे बड़ा और सबसे घुमावदार पार्ट कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का सबसे घुमावदार या कॉइल्ड पार्ट ही कौन सा है? इलियम। ठीक है भाई, तो करेक्ट स्टेटमेंट था फोर्थ। फिर है बच्चों बीटी कॉटन। बीटी कॉटन किसके लिए? इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन क्या होती है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है भाई, तो इंसेक्ट पेस्ट के विरुद्ध रेजिस्टेंट होती है। क्या आंसर हो गया भाई? सेकेंड, इंसेक्ट पेस्ट। फिर करेक्ट मैच बताना है। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड होता है? नहीं, थैलेसीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया वाई लिंक्ड होता है? नहीं, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट है? नहीं, ऑटोजोमल रिसेसिव है। हाँ, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट।
तो करेक्ट मैच बताना था। आंसर क्या हो गया? सिकल सेल अनीमिया। ठीक है बच्चों, फिर है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, सीधा स्पोरोजोइड। एनसीईआरटी की लाइन है, जब इन्फेक्टिव स्टेज जो प्लाज्मोडियम का है, जो इंसानी बॉडी में अंदर जाता है मच्छर के काटने पर, वो है स्पोरोजोइड। कौन सा है? स्पोरोजोइड। फिर बच्चों नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजिनेस एंजाइम। हाँ, नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करती है? अमोनिया ही तो बनाती है, और रिडक्शन है, और अमोनिया के साथ हाइड्रोजन भी। तो क्या आंसर होगा भाई? अमोनिया और हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिडक्शन होगा तो अमोनिया और हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कॉलम्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अगेन बायोटेक्नोलॉजी है। बीटी कॉटन, ए का हो गया फोर्थ। एडिनोसिन डीएमिनेज हम स्किड में यूज करते हैं, स्किड के ट्रीटमेंट में, जीन थेरेपी। आरएनए इंटरफेरेंस नेचुरल मैकेनिज्म है सेलुलर डिफेंस में। पीसीआर एचआईवी इन्फेक्शन के लिए। तो ए का क्या हो गया बच्चों? फोर्थ। बी का क्या हो गया? फर्स्ट। सी का क्या हो गया? सेकंड। और डी का क्या हो गया? थर्ड। सीधा आसान क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। फिर क्या बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन, हाँ किससे कहा? बिल्कुल, PS2 के इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम B6F तक पहुंचाने में कौन काम करता है? प्लास्टोक्विनोन, जिसको हम कैसे डिनोट करते थे? PQ। तो प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F की तरफ। फिर बच्चों में अगेन एनसीईआरटी का डेटाबेस क्वेश्चन, डेटा है एनसीईआरटी में दे रखा है इकोलॉजी का, इसीलिए इकोलॉजी के जितने भी डेटा हैं बच्चों एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो बेहद जरूरी हैं, याद रखना। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपने डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट तो कर दिया, सेपरेट करने के बाद उसको स्टेन किससे करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से। और किस लाइट में देखते हैं? यूवी लाइट। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्टेन किससे किया जाता है? अभिरंजित किससे करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड से। और कौन सी लाइट में देखते हैं? यूवी, क्योंकि विजिबल लाइट में डीएनए दिखाई नहीं देता और ऑरेंज बैंड्स के रूप में दिखाई देगा। फिर बच्चों हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया है, सुन लेंगे क्या क्वेश्चन है। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अगर आपने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा तो आप लोगों में से काफी बच्चों ने इसका आंसर हेलिकेस कर दिया होगा। काफी बच्चों ने इसका आंसर हेलिकेस कर दिया होगा, क्योंकि सर डीएनए हेलिक्स को खोलता कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन तोड़ता है? हेलिकेस। हाँ, बट क्वेश्चन पूरा अगर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, रेप्लिकेशन की बात नहीं हो रही। किस प्रोसेस की बात हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन की। और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग को फैसिलिटेट कौन करेगी? आरएनए पॉलीमरेज। हाँ, इसका आंसर आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए हेलिक्स को खोलना, बिल्कुल सही सर, हेलिकेज ही तो होती है, बिल्कुल होती है रेप्लिकेशन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। जब डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज ही काम करेगी। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो, मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुना हो, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स को कौन ओपन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, चलो फिर एसेंशियल एलिमेंट्स और उनके फंक्शन भाई। मैंगनीज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंगनीज किस में काम कर रहा है बच्चों? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बोरॉन पोलन जर्मिनेशन में काम करता है। क्लोरोफिल के लिए आयरन चाहिए। और जिंक ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए, है ना भाई। तो
जो मैंगनीज है वो फोटोलाइसिस डी का जाएगा फर्स्ट, सी बोरॉन का सी का जाएगा सेकंड, बी का जाएगा फोर्थ और ए का जाएगा थर्ड। तो आंसर क्या हो गया बच्चों? फोर्थ। मैंगनीज चाहिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए, बोरॉन पोलन जर्मिनेशन में, जिंक ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस में, और आयरन बच गया क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्या है? G1 फेज की बात हो रही है। न्यूक्लियर डिवीजन होगा? नहीं। डीएनए सिंथेसिस? नहीं, वो तो एस फेज में होती है। थर्ड में फोर्थ ऑप्शन देखो, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही। ग्रोथ होती है, बिल्कुल सही। साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, बिल्कुल सही। लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होती। तो बेटर ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? फोर्थ। सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, उपापचय के रूप से सक्रिय हैं, ग्रोथ हो रही है, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हाँ, सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस में काम करते हैं? डिफेंस में, इकोलॉजी में है भाई। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका मेजर काम किस में है बच्चों? डिफेंस में है। किस में है? डिफेंस में। फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन पूछा है। दोनों किस तरह के ऑर्गन्स हैं भाई? एनालोगस ऑर्गन्स हैं। दोनों किस तरह के अंग हैं? समवृत्तीय। और समवृत्तीय हैं वो किस तरह का एवोल्यूशन दर्शाते हैं? कन्वर्जेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले तो पता होना चाहिए पेंगुइन और डॉल्फिन्स जो हैं उनके ऑर्गन्स कैसे हैं? एनालोगस। और एनालोगस ऑर्गन्स किस तरह का एवोल्यूशन दर्शाएंगे बच्चों? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाएंगे। फिर है बच्चों फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन से पहले ही अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके उनको टीआरएनए से जोड़ देते हैं। तो जब अमीनो एसिड को आप उनके टीआरएनए से जोड़ देते हो तो उस प्रोसेस को अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहेंगे। फिर गॉबलेट सेल्स, मैंने हमेशा बताया है जहां कहीं भी गॉबलेट सेल्स आते हैं, गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। और ये गॉबलेट सेल्स आपको कहां पर मिलेंगे? स्टमक और इंटेस्टीन्स में। मेनली आपको गॉबलेट सेल्स कहां मिलते हैं बच्चों? आमाशय और आंत में। और स्टमक और इंटेस्टीन्स में कैसे सेल्स होते हैं? हाँ, कॉलमनार। कौन से सेल्स होते हैं? कॉलमनार। तो गॉबलेट सेल्स किसके से मॉडिफाई हुए हैं? कॉलमनार सेल्स। म्यूकस सिक्रीट करेंगे, स्टमक इंटेस्टीन्स में होंगे। स्टमक और इंटेस्टीन्स, आमाशय और आंत के जो उपकला है वो हमेशा कॉलमनार होती है। ठीक है, फिर क्या है बच्चों? सिर्फ एसटीडीज बताने हैं। कैंसर एसटीडी नहीं है, मलेरिया एसटीडी नहीं है, मलेरिया फिलेरिया एसटीडी नहीं। तो क्या बच गया भाई? सेकेंड, गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्पीज। ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? एसटीडी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड हु कैन नॉट? एम्ब्रियो ट्रांसफर की तकनीक बतानी है भाई। भ्रूण स्थानांतरण या एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक। एम्ब्रियो ट्रांसफर की दो ही टेक्निक होती हैं। अगर आप जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक अप टू 8 ब्लास्टोमियर उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हो। 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाने पर यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हो। क्या आंसर हो गया? जिफ्ट और आईयूटी। क्या हो गया बच्चों? जिफ्ट और आईयूटी। फिर इकोलॉजी का क्वेश्चन बच्चों, ग्रॉस और नेट। हाँ, हमेशा जीपीपी किससे ज्यादा होगी? जो टोटल फूड बनाया है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, टोटल बायोमास बनाया है, जीपीपी, उसमें से खुद अपने रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए यूज कर लिया,
उसके बाद जो बच गया प्लांट्स के पास वो एनपीपी। तो हमेशा किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जो टोटल बना है उसकी ज़्यादा होगी, जो बचेगा उसकी कम होगी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? थर्ड। फिर चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स पूछा है, पेप्टाइड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स किस में मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट में। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से 4 या 5 क्वेश्चन आए हैं बच्चों। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन, ये रहा। इन्यूलिन फ्रक्टोस का पॉलीसैकेराइड है और इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है। क्या आंसर हो गया बच्चों? फर्स्ट आंसर हो गया। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान, ट्रॉफिक लेवल। अगर इसमें आपको पता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास जा रहा है, सी से फोर्थ। एक ही ऑप्शन है जिसमें सी फोर्थ है, एक ही ऑप्शन है जिसमें सी फोर्थ है। ठीक है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल बी रैबिट हो गया। ठीक है, फिर बी ऑप्शन में हो गया। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी डी, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्रो आ गया। और ये तो एक ही आंसर क्या चला गया बच्चों? सेकेंड। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो है वल्चर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो है रैबिट, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ग्रास और थर्ड ट्रॉफिक लेवल क्रो। लेकिन ग्रास से ही आंसर निकल गया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से। ठीक है, फिर अगेन मियोसिस की बात करें। हाँ, क्या होता है भाई जाइगोटीन में? हाँ, सबसे पहले साइनेप्सिस होगी। साइनेप्सिस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर या जोड़ा बनाएगा। पैकाइटीन में एक्सचेंज होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। उसके बाद डिप्लोटीन में क्रोमोसोम्स रिपेल करेंगे, क्रॉसिंग ओवर की साइड्स पर जुड़े रहेंगे कायस्माटा। और फाइनली डायकाइनेसिस में कायस्माटा का टर्मिनलाइजेशन। तो जाइगोटीन ए के साथ फोर्थ जाएगा, बी के साथ थर्ड जाएगा, सी के साथ सेकंड जाएगा और डी के साथ फर्स्ट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये हमारा जो आंसर की है वो हमने देख ली, सॉल्यूशंस हमने देख लिए। बट जैसा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बच्चों, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अभी ही है, हमेशा से ही एनसीईआरटी का महत्व रहा है। एनसीईआरटी आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल जो आप उसको मानते हैं वो आपके लिए है। उसके अलावा बच्चों जो उत्कर्ष ऐप में आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको लग ही गया होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वैसा ही पेपर आता है। जिस तरह से टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं उसी तरह से पेपर आया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, मैच द कॉलम्स, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। और जो मैं पढ़ाता हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी पे फोकस बनाए रखिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों का रहने वाला है। मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।